हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की मल्टी स्टारर कॉमिक्स राजनगर की तबाही के साथ। जब कभी भी झगड़े होते हैं तो तबाह होते हैं परिवार और समाज। जब युद्ध होते हैं तो तबाह होते हैं देश और साम्राज्य। और जब प्रलय होते हैं तो तबाह हो जाती है पूरी पृथ्वी, तबाह हो जाती है पूरी मानवता। और इस तबाही की शुरुआत होती है एक मेट्रो की तबाही से, जब होती है राजनगर की तबाही। एक साइन यहाँ पर भी, बस कानूनी कार्यवाही पूरी हो गई। बधाई हो मिस भारती, अब आप इस कंपनी के 51% की हिस्सेदार हैं और अब से इस कंपनी का आधिकारिक रूप से नाम भारती कम्युनिकेशन लिमिटेड है। थैंक यू वकील साहब। वो सब तो हो गया, पर मेरा 35 करोड़ का चेक कहाँ है? ये रहा आपका चेक मिस्टर पहलेजा। आज से हम पार्टनर हैं और आज से कंपनी का मैनेजमेंट हम खुद देखेंगे। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आश्चर्य की बात है, पहलेजा कुछ तनाव में लग रहा है। 35 करोड़ का चेक मिलने से भी उसके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर तक नहीं आई। कुछ गड़बड़ लगती है। पहलेजा के तनाव की वजह साफ थी। डॉन पासा का दिया हुआ वक्त कल ख़त्म हो रहा है और यह चेक कैश होने में कम से कम 2-3 और लगेंगे। खैर, चेक तो हाथ में आ ही गया है। डॉन पासा को किसी न किसी तरह से एक और दिन का समय देने को पटा ही लूँगा। पहलेजा ने उस नाग को बिल्कुल नहीं देखा जो चुपचाप उसकी कार में घुसकर गुम हो रहा था। और इसी वक्त राजनगर में, मैं इस शहर में आ तो गया हूँ, लेकिन उस आदमी को कैसे चुनूंगा जिससे हमारा काम हो सके? लेकिन आदमी तो मिलेगा ही, और पास में ही कहीं पर। तैयार रहना, धमाका होने के बाद पुलिस के यहाँ आने तक हमारे पास सिर्फ 3 से 4 मिनट होंगे। बहुत समय है, इतनी देर में हम सारा माल उड़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस पहले आ गई तो उड़ा देना कमीनों को। मैं अब डेटोनेटर का हत्था दबा रहा हूँ। 1 2 3 हत्था दबा, लेकिन धमाका नहीं हो पाया। स्टार ब्लेड? इसका तो एक ही मतलब है, और वह यह है कि यहाँ पर आ चुका है राजनगर का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव। इसका एक और मतलब है, और वो ये कि तुम लोग सीधे जेल जा रहे हो, मुझे ये बताने के बाद कि तुम लोग किसके आदमी हो। ड्रैक, ओह, यह तो मुझे अपने काम के आदमी लग रहे हैं, क्योंकि ये मुझे उस आदमी तक पहुंचा सकते हैं जिससे मुझे काम है। यह दूसरा प्राणी इनको मेरे काम करने से रोक रहा है। मुझे इन लोगों को इसके चंगुल से बचाकर निकालना होगा। और अगले ही पल लबादे के अंदर से एक किरण निकलकर ध्रुव से आ टकराई और ध्रुव के चारों तरफ की हवा की परतें अपने अंदर से होकर गुजर रही प्रकाश के किरणों में विकृत करने लगी। ओह, यह क्या? कौन है ये लबादे वाला आदमी? प्रकाश की किरणों के विकृत होने से ध्रुव को देखने वाले दृश्य भी विकृत होने लगे। ओह, मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुना तूने? यही मौका इस लड़के का सिर काट कर बॉस से इनाम लेने का। फिर सोचता क्या है, काम चालू कर दे। गोली मत मारना, इसको तो हम जानवरों की तरह पीट पीट कर मारेंगे। ओह, मैं इन पर वार करता हूं तो मेरा वार इधर उधर से निकल जा रहा है, और इनके वार मेरे बदन का ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश में ओले। दृष्टिभ्रम के कारण मैं अपने वारों को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। इसका कारण है यह लबादाधारी। अगर मैं इसको काबू में कर सकूं तो शायद मेरा दृष्टिभ्रम दूर हो। अरे, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मेरा वार नहीं चुका था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा वार इसके आर पार हो गया हो, जैसे ये कोई आदमी नहीं सिर्फ एक परछाई हो। पर कैसे? अब एक ही रास्ता है। अगर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं अपने उन ट्रेनिंग का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे जुपिटर सर्कस में दी गई थी, अपने आंखों पर पट्टी बांधकर उड़ते पक्षी पर निशाना लगाने की। जरूरत तो है सिर्फ अपने दूसरी इंद्रियों को पूरी तरह से जगाने की, जैसे सुनने की शक्ति। ड्रैक, हवा में सरसराते शरीर की आवाज सुनो और वार करो। और सूंघने की शक्ति, हवा के बहने की दिशा और इन गुंडों के शरीर से आती बदबूदार महक मुझे यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि गुंडे मुझसे कितनी दूर और कहां पर खड़े हैं। मैंने इन मूर्खों को इस लड़के से इसलिए बचाया था ताकि ये बचकर भाग सकें और मुझे अपने नायक के पास ले चलें, लेकिन ये तो फिर से पिटने में व्यस्त हो गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना इतनी देर की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इस रूप में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन वायुमंडल के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ।
जैसे गन रेंज की मदद से इस लड़के को चारों तरफ की हवा को इतनी गाढ़ी कर सकता हूँ, इस लड़के को ऐसा लगे जैसे यह गोंद के गाढ़े घोल में चल रहा हो। अगले ही पल ध्रुव की बिजली से वार कछुए की चाल जैसे हो गए। यह क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाशनी के घोल में चल रहा हूँ। अब तक गुंडे भी तौबा कर चुके थे। कौन है ये लबादे वाला? बार बार हमारी मदद क्यों कर रहा है? मदद कर रहा है तो कौन सा बुरा कर रहा है? इससे पहले कि यह शैतान की औलाद ध्रुव इस मुसीबत से भी बच निकलने का रास्ता ढूंढ ले, यहाँ से भाग ले। हाँ, भाग लो, ताकि मैं तुम्हारा पीछा करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। ध्रुव के आंखों पर से बेल्ट उतारने तक मैदान खाली हो चुका था। भाग गए सब, वह लबादेदारी भी, पर वह था कौन? जहां तक मैं समझ पाया हूं वह इन गुंडों के साथ नहीं था, क्योंकि उसने बैंक लूटने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन वह था कौन और इन गुंडों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था? कुछ भी हो, एक बात तो साफ है, उसके जाते ही हवा में एकाएक आया गाढ़ापन खत्म हो गया है। इन सवालों के सारे जवाब वहां पर थे जहां पर वह रॉकेट भारतीय कम्युनिकेशन के उपग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जा रहा था। और वह जगह थी चांद के दूसरी तरफ के अंतरिक्ष में तैरता एक विशाल अंतरिक्ष यान। और इसी यान में मौजूद थे इस षड्यंत्र के सूत्रधार। खेल शुरू हो चुका है नंबर 2। अब हम इस ग्रह के प्राणियों के हाथों ही इस ग्रह का जीवन को रहित करेंगे। इमेज ने अपना काम बखूबी निभाया है, लेकिन आपकी जो योजना है उसमें काफ़ी समय लग सकता है नंबर 1। और कहीं इस दौरान क्रूटो वालों ने हमें ढूंढ लिया तो? शांत नंबर 2। हम जानते हैं कि इस वक्त हम अपने प्लून साम्राज्य के जाने दुश्मन क्रूटो साम्राज्य वालों के इलाके में हैं, और यही कारण है कि हम यहाँ पर लड़ाकू यान के बजाय ये मामूली सा माल ढोने वाला यान लेकर आए हैं। अगर हम पकड़े भी गए तो व्यापारी होने का बहाना बनाकर बच सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया तो हम यहाँ से बैठे बैठे पूरी क्रूटो जाति को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर उस घातक द्रव्य का प्रचुर भंडार है जिसकी एक बूंद पड़ते ही क्रूटो प्राणियों के शरीर गल जाते हैं। और वह द्रव है पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का एक घातक मिश्रण। और उसको पाने के लिए इस ग्रह पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा था तो हमको अपने लड़ाकू यान लेकर आना चाहिए था। जानता है तू नंबर 2 क्यों है? क्योंकि तुम मूर्ख है। अगर हम इस ग्रह पर हमला करते तो अब तक क्रूटो हमारा सफाया कर देते। बात समझ में आ गई नंबर 1। हमला करते ही उनको हमारी उपस्थिति का पता चल जाता। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, आपने अपने प्लान की टेस्टिंग के लिए इस राजनगर नाम के शहर को ही क्यों चुना? कई कारण हैं नंबर 2। एक तो हम इस ग्रह के प्राणियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर पृथ्वीवासियों को हमारा उपस्थिति का पता चल गया तो उनका विज्ञान हमको नष्ट करने में भी सक्षम है। वैसे भी इस ग्रह पर असाधारण शक्तियों वाले कई प्राणी हैं जिनसे हमको बचकर रहना है। हमको डर सिर्फ क्रूटो से नहीं, इन प्राणियों से भी है। लेकिन यह असाधारण प्राणी और उच्च तकनीक का विज्ञान ज़्यादातर इन ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में है, और राजनगर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। पूर्वी गोलार्ध के प्राणी हमारा प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, और एक बार राजनगर की तबाही का प्रयोग सफल हो गया तो पश्चिमी गोलार्ध को तबाह करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अपनी विभिन्न असर वाली किरणों को सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी पर डालकर हम ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर पैदा कर सकते हैं जो राजनगर को तबाह कर देंगे। हमारे द्वारा राजनगर में भेजी गई इमेज इसी तबाही की एक योजना की शुरुआत है। नंबर 1, हमारी सर्च पार्टी सैटेलाइट की तलाश करके वापस आ गई है। वाह, उनको तुरंत अंदर भेजो। और फिर यही है वह सैटेलाइट नंबर 1, हमने चेक किया है। इसका सीधा कनेक्शन राजनगर स्थित एक कंट्रोल स्टेशन से है। वाह, सारी गुत्थियां सुलझ गईं। अब तुम लोग देखो नंबर 1 का कमाल। न जाने यह नंबर 1 का दुर्भाग्य था या नागराज का कि वह सैटेलाइट भारतीय कम्युनिकेशन लिमिटेड की थी, जिसका मालिक था नागराज। तुम्हारे दिमाग की जितनी भी दाद दी जाए कम है नागराज। कौन कहता है कि तुम बिजनेसमैन नहीं हो? तुमने जिस तरह से पहलेजा को संभाला वह हर किसी के बस का काम नहीं है। पहलेजा काफ़ी आसानी से मान गया। इसका कारण कुछ और ही लगता है भारती। और क्या कारण हो सकता है? अभी वह कुछ पक्का नहीं है भारती, लेकिन पता चलने पर तुमको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इतना तो बता दो कि एकाएक राजनगर जाने का मूड कैसे बन गया? हमारा हेड ऑफिस महानगर में ज़रूर है भारती, लेकिन सैटेलाइट का कंट्रोल स्टेशन तो राजनगर की काली पहाड़ी पर ही स्थित है। वह तो होगा ही, क्योंकि कंट्रोल स्टेशन के लिए ऊंचे स्थान की ज़रूरत होती है, और महानगर में तो पहाड़ियाँ हैं ही नहीं। और वैसे भी महानगर और राजनगर के बीच सिर्फ 410 किलोमीटर का ही तो फासला है।
यह सब मैं जानता हूँ भारती, लेकिन मालिक बनने के बाद कम से कम एक बार तो कंट्रोल स्टेशन को देख ही लेना चाहिए। ये तो ठीक है, एक बार नज़र तो मारनी ही चाहिए। देखो वह रहा कंट्रोल स्टेशन, 10 मिनट में हम वहाँ पर होंगे। और उसी वक्त चांद की आड़ में छिपे अंतरिक्ष यान में, हमारे इस यान में घातक हथियार न सही लेकिन अद्भुत असर दिखाने वाले बेशुमार किरणों का भंडार जरूर है। जैसे कि ये किरणें जिसका प्रयोग मैं अभी करने जा रहा हूँ सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर। जब ये किरण हमारे यान से निकलकर उपग्रह से होते हुए राजनगर की धरती से टकराएगी तो यह उन दृश्यों को फिर से जिंदा कर देगी जो उस स्थान पर हजारों साल पहले घटित हो चुके हैं। यानी फिर से जिंदा हो उठेंगे लाखों साल पहले का पृथ्वीवासी, जिसको आज से पृथ्वीवासी प्राग ऐतिहासिक मानव कहते हैं, जो पत्थर के हथियारों से विशालकाय और खूंखार पशुओं को नष्ट कर देता था। लेकिन जब वह आज के युग में पैदा होगा तो उसका कहर टूटेगा राजनगर पर और राजनगर में रहने वाले प्राणियों पर। यह क्या हो रहा है नागराज? गर्मी के मौसम में एकाएक ये धुंध कहाँ से आ गई? पता नहीं भारती, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि धुंध छटने के बाद हम ये भी यही सोचेंगे कि धुंध न छटती तो अच्छा होता। इसलिए अच्छा होगा अगर मैं अभी ही नागराज के रूप में आ जाऊं। नागराज की सर्प इंद्री एकदम सही संकेत दे रही थी, क्योंकि धुंध छटते ही दृश्य बदल चुका था। ओ माय गॉड, यह क्या? कंट्रोल स्टेशन गायब हो गया है और उसकी जगह पर दिखने लगी एक प्राचीन गुफा, और उस गुफा में रहने वाले पाषाण युग के प्राग ऐतिहासिक मानव। यह क्या हो रहा है नागराज? कैसे हो रहा है? पता नहीं भारती, समझ में नहीं आता कि कुछ ही सेकेंडों में हम लगभग 5 लाख साल पीछे कैसे पहुंच सकते हैं। पर अब इनके इरादे क्या हैं? इरादे तो पता नहीं भारती, लेकिन कम से कम इनके इरादे नेक तो नहीं हैं। नागराज, इनकी तादाद तो बेशुमार है। ये तो गुफा से निकलते ही चले आ रहे हैं। तुम पीछे हो जाओ भारती, ये हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मैं इनको संभालता हूँ। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सर्प छूटे, लेकिन आदि मानव ऐसे जीवों के साथ रहने के अभ्यस्त थे क्योंकि सांप बिच्छू भी उनके भोजन में शामिल थे। ओह, इन्होंने सांप के जहरीले हिस्से को अलग काटकर उसे खाना शुरू कर दिया है। ऐसे तो ये मेरी पूरी सर्प सेना का ही विनाश कर देंगे। इनसे दूसरी तरह से निपटना होगा। अगले ही पल असंख्य नागों की शक्ति वाले नागराज की शक्तिशाली भुजाएं हवा में लहरा उठीं। ये तरीका भी ज़्यादा समय तक काम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो इन आदि मानवों की संख्या बहुत ज़्यादा है और दूसरे इनमें से शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है। मेरे वार भी इन पर खास असर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी मार मार कर रोकने के समय ज़्यादा लगेगा। अब मुझे वह अस्त्र प्रयोग में लाना ही पड़ेगा जो इन सबको एक साथ रोक सकेगा, और वह है मेरी विस्फुंकार। पहले मैं इसका प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इनका सबको एक साथ रोकने के लिए मुझे जिस मात्रा में विस्फुंकार का प्रयोग करना पड़ेगा उसमें इनकी जान जाने का खतरा है, और यह मैं नहीं चाहता था, पर अब मुझे यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। नागराज की विस्फुंकार ने उसकी तरफ बढ़ते आदिमानवों को रोक तो लिया था, लेकिन नागराज इधर देखो, बाकी आदिमानव राजनगर की तरफ भाग रहे हैं। हे देव कालजयी, अगर ये आदिमानव राजनगर तक पहुंच गए तो तबाही मच जाएगी। न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। मुझे इनको रोकना होगा। क्या सोचते हैं नंबर 1? ये पृथ्वीवासी इन जंगलवासियों को रोकने में कामयाब हो जाएगा? शायद रोक ले, लेकिन इसको सिर्फ इन जंगलियों को ही नहीं रोकना है, क्योंकि राजनगर में तबाही फैलाने वाले और खूंखार प्राणी भी हैं। ऐसे प्राणी जिनका शिकार ये शक्तिशाली और बहसी आदि मानव भी झुंड में ही कर पाता था। खूंखार प्रागैतिहासिक मानव जैसे विशालकाय मैमथ। ओह, ये तो एक प्रागैतिहासिक पशु है, मैमथ, और ये आदि मानव इससे घबराकर वापस भाग रहे हैं। मुझे सबसे पहले इसी को रोकना होगा, वरना इन आदि मानवों को कुचलने के बाद ये राजनगर में घुसकर ही भी तबाही मचा सकता है। इस विशालकाय जीव को खत्म करने के लिए मेरी सर्प सेना और विस्फुंकार बेअसर साबित होंगी। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि मैं अपने विषदंत इसके शरीर में गड़ा दूं, ताकि इसका शरीर पिघलकर बह जाए, और इसके लिए मुझे इसके बिल्कुल पास पहुंचना होगा। आह! मैमोथ के एक ही भीषण वार ने नागराज के पैर को जमीन से उखाड़ दिए, और भारी भरकम पैर उसका मलीदा बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। नागराज अभी तक संभल नहीं पाया था। मैमोथ का पैर उस पर गिरा जरूर, एक चीख भी उभरी, लेकिन यह चीख नागराज की नहीं थी, यह मैमोथ की चिंगाड़ थी। सोंडांगी का कांटेदार शरीर नागराज की रक्षा को आ गया था।
अब मेमो सिर्फ 3 पैरों पर असंतुलित सा खड़ा हुआ था। दाड़ और नागराज का एक भीषण वार उसको जमीन पर गिराने के लिए काफी था। अगले पल सौडांगी ने उसके अगले पैरों को कसकर जकड़ लिया। अब मेमोत फुर्ती से खड़ा हो सकने की हालत में नहीं था। वह क्रोध से चिंगाड़ उठा और उसने बिजली की सी फुर्ती से अपनी तरफ बढ़ते नागराज को अपना बलदा और सुंड की जकड़ में कस लिया। और अभी एक भीषण वार सह चुके नागराज का दिमाग एक बार फिर अंधेरे में डूबने लगा। आह, इसकी पकड़ मेरे सीने को दबाव डाल रही है। मेरी सांस रुक रही है। बेहोश होने से पहले जवाबी हमला करना होगा। सौडांगी, तुम इसके पैर छोड़कर इसकी गर्दन को कस लो। सौडांगी तुरंत इशारा समझ गई। मेमोत की गर्दन अब सौडांगी के शिकंजे में थी। वह अभी सांस नहीं ले सकता था। सुंड का शिकंजा अपने आप खुल गया और नागराज के जहर भरे दांत मेमोत की खाल में आ गड़े और अगले पल मेमोत का शरीर पानी की तरह गलकर बहने लगा। कई आंखों के लिए यह करिश्मा इतना आश्चर्यजनक था जिसको कोई भगवान ही कर सकता था। यह पूरा दृश्य किसी और को भी चकित कर रहा था। यह सब क्या हो रहा है नंबर 2? ये जंगली प्राणी राजनगर की तरफ भागते भागते रुक जो गए और ये इस पृथ्वीवासी के सामने झुककर क्या कर रहे हैं? इस पृथ्वीवासी का अद्भुत कारनामा देखकर ये जंगलवासी उसको भगवान समझ बैठे हैं। जिस प्राणी का शिकार ये कई जंगली मिलकर बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, उसको इसने अकेले ही खत्म कर दिया। वैसे भी जिस प्रकार इसके शरीर से पतले पतले प्राणी निकलकर बाहर आ रहे हैं, उससे तो मैं भी चकित हूँ। मैंने पृथ्वीवासियों के बारे में गहन अध्ययन किया है, लेकिन ऐसी शक्ति तो इन पृथ्वीवासियों में नहीं है जो पश्चिमी गोलार्ध में रहते हैं। अब यह आदिमानव राजनगर पर हमला नहीं करेंगे। ऐसा है तो इस प्रयोग को यहीं पर खत्म कर दो। पृथ्वी के पूरे इतिहास का फिर से अध्ययन करो और ऐसे प्राणियों की तलाश करो जो खूंखार भी हो और ऐसे छोटे मोटे चमत्कारों से किसी को भगवान न मान बैठे। जो आदेश नंबर 1, और फिलहाल इस किरण को बंद कर दो। और राजनगर की काली पहाड़ी पर स्थित कंट्रोल स्टेशन के पास। ये शांत हो गए भारती। तुम्हारी शक्तियाँ देखकर ये तुमको अपना भगवान समझ रहे हैं। ये तो मैं भी समझ रहा था, लेकिन इनसे ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर ये आए कहाँ से। सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे ये क्या हो रहा है? सब कुछ गायब हो रहा है। देखो नागराज, कंट्रोल स्टेशन फिर से वापस आ गया है। कमाल है, सब कुछ वैसे का वैसा हो गया है जैसा अभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इन सब घटनाओं का मतलब क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भारती, पर राजनगर में एक ऐसा शख्स जरूर है जो शायद कुछ समझ सके, और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। ओह, रात भर की गश्त के बाद घर आओ तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो। लेकिन बात क्या है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। न ही मम्मी और न ही, ओह ये तो मर गया। ट्रैक! श्वेता! ये तो श्वेता की चिल्लाने की आवाज़ है। घबराना मत श्वेता, मैं आ रहा हूँ। घबरा मत। ओ चू 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 टे टे। तो तू वीडियो गेम खेलते खेलते चिल्ला रही थी, कब जाएगी तेरी ये बचकानी आदत? आखिर अब तो कॉलेज में आ गई है। किस कॉलेज में तूने एडमिशन लिया है? अरे कॉलेज को मारो गोली भैया। पता है मैंने फायर सिटी का 8वां घर भी पार कर लिया। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 14 लोग ही इस गेम को पार कर पाए हैं और अब मैं 15वीं बन गई हूँ। हे भगवान, अब मुझे फिर से इसकी महानता के बड़े बड़े बखान सुनने पड़ेंगे। किसी भी रूप में आकर मुझे बचा ले। किसी भी रूप में आ जा भगवान। डिंग डोंग, आ गया मुझे बचाने वाला। देख लो जरूर मम्मी बाजार से वापस आई होंगी। दरवाज़ा खोलते ध्रुव पल भर के लिए चौंक गया। किससे मिलना चाहते हैं? ओ लेकिन इससे पहले कि ध्रुव आगे कुछ बोलता, नागराज के इशारे ने उसे चुप करा दिया। आप हमको नहीं जानते मिस्टर ध्रुव, लेकिन हमको आपसे कुछ ज़रूरी काम है, अकेले में और फिर लॉन में। ये सब क्या चक्कर है नागराज? तुम इस नए रूप में क्यों हो? एक सेकंड के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। धीरज रखो, मैं सब बताता हूँ, सुनो। और फिर नागराज ध्रुव को सब बताता चला गया, अपना नया रूप धरने के बारे में और ध्रुव के पास आने के लिए मजबूर करने वाली समस्या के बारे में भी। ओह, और फिर वे आदिमानव एकाएक गायब भी हो गए। हाँ, चिंता वाली बात तो यह है कि वे सभी राजनगर की तरफ भागकर आ रहे थे। अगर वे यहाँ पहुँच जाते तो काफ़ी खून खराबा कर सकते थे। ओह, अगर यह हादसा एक बार हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। तुम यहीं पर रुककर श्वेता के साथ गप्पे मारो भारती। मैं नागराज के साथ जाकर कंट्रोल स्टेशन का इलाका चेक करके आता हूँ। और इसी वक्त राजनगर के दूसरे हिस्से में तो तुम लोग बैंक नहीं लूट पाए, एक ज़बरदस्त प्लानिंग के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव आ गया था।
अगर ऐसा था तो तुम लोग सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से कैसे बच निकले? बताओ कमांडर नताशा को बताओ, क्योंकि इनको मैंने बचाया। तुम कौन हो? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे आदमियों का पीछा करते करते इनको उस लड़के से बचाने के पीछे मेरा मकसद यही था। ओह, क्या चाहते हो हमसे? पहले अपने आदमियों को बाहर भेजो, फिर बताता हूँ। और उस रहस्यमयी स्पेसशिप में, वाह, इमेज ने भी अपना शिकार ढूंढ लिया। मैंने भी राजनगर को तबाह करने का तरीका ढूंढ लिया है। नंबर 1, 16वीं शताब्दी के एक बर्बर और खूंखार सेना। शाबाश, ये मध्यकालीन युग के सैनिक किसी भी चमत्कार से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। और जब ये राजनगर में घुसेंगे तो ऐसी तबाही मचेगी कि आहा, मजा आ जाएगा। उधर ध्रुव और नागराज कंट्रोल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। यही वह जगह है ध्रुव। इस वक्त जहां पर कंट्रोल स्टेशन है वहां पर एक गुफा उभर आई थी। सारे आदि मानव उसी से बाहर निकले थे, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। उनके पैरों के निशान तक नहीं है। सब कुछ गायब है, जैसे कभी कुछ हुआ भी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं नागराज कि किसी अजीबोगरीब घटनाक्रम में फंसकर तुम और भारतीय भूतकाल में चले गए हो कुछ समय के लिए? नहीं ध्रुव, अगर ऐसा होता तो राजनगर की वे इमारतें भी गायब हो गई होती जो हमको इस स्थान से दिखाई पड़ती रहती हैं। पर वे इमारतें उस समय भी नजर आ रही थीं। नागराज, उधर से ये तूफान जैसी आवाज कैसी आ रही है? धूल भी उड़ रही है। नागराज ने भी उधर नजर घुमाई और उसकी आंखें फैलती चली गई। हे देव कालजयी, ये तो मध्यकालीन युग के एक सेना है ध्रुव, और ये राजनगर पर हमला करने जा रही है। राजनगर पर एक और हमला, पहले आदिमानवों का और अब एक मध्यकालीन सेना का। यह सब हो क्या रहा है? मैं स्टार ट्रांसमीटर पर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर को खबर तो भेज सकता हूँ, लेकिन जब तक वे लोग इनको रोकने की तैयारी करेंगे तब तक वो ये बर्बर सैनिक कई राजनगर वासियों को मौत के घाट उतार चुके होंगे। इनको यहीं पर रोकना होगा, लेकिन ये तो हजारों की संख्या में हैं। हम 2 लोग इनको रोकेंगे कैसे ध्रुव? तुम्हारे पास तुम्हारी सर्प सेना है नागराज, और मेरे पास है जानवरों से बात कर सकने की शक्ति। तो फिर आओ, हो जाए 2 से हजारों का मुकाबला, लेकिन इनको जान से न मारने का ख्याल रखना नागराज। जो कुछ हो रहा है उनमें इनका कोई गलती नहीं है। और 2 रणबांकुरे उस बर्बर सेना का रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ डटे। अगले ही पल कई नुकीले हथियार दोनों की तरफ लपके। ध्रुव तो उछलकर बच गया, लेकिन नागराज ने बचने की कोशिश नहीं की और भाले और तलवार उसके शरीर में आ धंसे। लेकिन नागराज खड़ा रहा। सैनिकों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए यह दृश्य पर्याप्त था, और इससे पहले कि वे संभल पाते, नागराज का हमला शुरू हो गया। इस अनोखे हमले से सैनिकों के साथ साथ घोड़े भी भड़क उठे। ध्रुव ने भी अपना मोर्चा संभाल कर रखा हुआ था, और वह दुश्मन सेना पर हमला करने के साथ साथ दुश्मनों के बीच में ही अपने नए मित्र बनाता जा रहा था, जो ध्रुव की सहायता करने को तुरंत तैयार होते जा रहे थे। नागराज अपनी सभी शक्तियों को प्रयोग में ला रहा था, लेकिन सिर्फ दुश्मनों को बेहोश करने के लिए, मारने के लिए नहीं। असर तो जरूर हो रहा था, लेकिन हजारों सैनिकों की सेना के लिए सिर्फ इतना ही प्रयास काफी नहीं था। बात बन नहीं रही है ध्रुव। हम इतने प्रयासों के बाद भी सिर्फ कुछ ही सैनिकों को रोक पाए हैं। इस तरह से तो हम इनको राजनगर पहुंचने से कभी रोक नहीं पाएंगे। किसी भी बड़ी से बड़ी सेना को रोकने का एक रामबाण तरीका है नागराज, और वह यह कि उनके सेनापति को खत्म कर दो। सैनिक अपने आप हथियार डाल देंगे। वह है उनका सेनापति, उस हाथी पर सवार है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बर्छी, भाले और तलवारों से लैस हजारों सैनिकों को पार करना पड़ेगा, और वहां तक न तो मेरे नाग पहुंच सकते हैं और न ही विस्फुंकार। मेरे दिमाग में एक योजना है नागराज, और उसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। बस जहां जहां मैं जाऊं मुझको अपने नाग सैनिकों द्वारा कवर करते रहना। ठीक है ध्रुव, क्या है तुम्हारी योजना? ध्रुव की योजना सुनते ही नागराज की आंखें चमक उठी, और ध्रुव के जाते ही ध्रुव की योजना तो जोरदार है, लेकिन उसको सहायता पहुंचाने के लिए मेरे सर्पों का निशाना सटीक होना चाहिए, और उसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग सर्प बाण की तरह करना होगा। ये मुड़ा सांप और बन गया कमान, और बेहोश सैनिकों का कमरबंद बनेगी डोरी। ऐसे तैयार हो गया नागराज का नाग धनुष। ध्रुव भी अपनी तैयारी कर चुका था। घोड़ों का हिनहिना इस बात का सबूत था कि वे ध्रुव की बात समझ गए थे। और अगले ही पल ध्रुव अपने साथियों के साथ बिना एक बूंद भी खून बहाए दुश्मन सेना को परास्त करने के लिए निकल पड़ा। सेना में घुसते ही सारे सैनिक ध्रुव पर टूट पड़े, लेकिन उन खाली घोड़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जो सेना में बेधड़क अंदर घुसते जा रहे थे।
इधर नागराज का नागधनुष बिजली की सी गति से नागबाण छोड़े जा रहा था और सटीक निशाने पर जाकर लग रहे थे। ध्रुव पर उठने वाले शस्त्र ध्रुव तक नहीं पहुंच पा रहे थे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ उस खाली घोड़े पर आ टिका जो सेना में काफी अंदर घुस चुका था। और फिर नागबाणों की आड़ में सुरक्षित ध्रुव एक दूसरे घोड़ा पर जा पहुंचा जो सेना में और अंदर घुस चुका था, और वहां से उस घोड़े पर जो सेना में इतना अंदर पहुंच चुका था कि वह ठीक सेनापति के हाथी के सामने खड़ा था। नागराज के बाण इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब ध्रुव को इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसने बाजी जीत ली थी। सेनापति अब ध्रुव के शिकंजे में था और पूरी सेना असहाय सी खड़ी ये दृश्य देख रही थी। सेना के साथ साथ कोई और भी यह दृश्य देख रहा था। ये क्या हुआ नंबर 2? इस पृथ्वीवासी युवक ने सेना नायक को अपने कब्जे में ले लिया है नंबर 1। अब बिना सेना नायक के निर्देश दिए सेनाएं लड़ नहीं सकती। ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये खूंखार और बर्बर सेना राजनगर की तरफ नहीं बढ़ेंगी। एकदम ऐसा ही है नंबर 1। तो फिर अब ये सेना हमारे किसी काम की नहीं रही। किरण को बंद कर देना चाहिए। किरण के बंद होते ही सब कुछ फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। यह क्या हो गया नागराज? एकाएक ही सब कुछ गायब हो गया। ऐसा ही उन आदिमानवों के साथ भी हुआ था। वे भी एकाएक ही अदृश्य हो गए थे। इस समानता के अलावा इन दोनों घटनाओं में एक और ही समानता है नागराज। कौन सी समानता? सोचो नागराज, दोनों ही घटनाओं में ये लोग तभी अदृश्य हुए जब इनका राजनगर की तरफ बढ़ना रोक दिया गया था। यानी इनका मकसद राजनगर को तबाह करना था। इनका मकसद नहीं नागराज, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। इनके जरिए कोई और ही राजनगर को तबाह करने की कोशिश में है। तुम्हारी बात में दम तो लगता है ध्रुव, लेकिन एक गड़बड़ है। अगर कोई इन खूंखार प्राणियों को राजनगर की तबाही के लिए प्रकट कर रहा है तो यहाँ पर क्यों कर रहा है? सीधे राजनगर के अंदर ही प्रकट क्यों नहीं कर देता? पता नहीं, यहाँ पर तो तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन के अलावा और कुछ नहीं है। कहीं इससे इन घटनाओं का कोई संबंध तो नहीं है? तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है नागराज? इस स्टेशन में सिर्फ एक आदमी रहता है ध्रुव, एक मेंटेनेंस इंजीनियर बस, क्योंकि ये पूरा स्टेशन ऑटोमेटिक है और वह इंजीनियर भी छुट्टी पर गया हुआ है क्योंकि फिलहाल कंपनी खरीदने के चक्कर में काम ठप पड़ा हुआ है। और कंट्रोल स्टेशन के सुरक्षा के लिए गार्ड्स वगैरह नहीं है? थे, लेकिन पहले जाके रखे गार्डों पर हमको भरोसा नहीं था, इसलिए हमने उनको निकाल दिया और हमारे गार्ड्स आज शाम तक आएंगे। और इस बीच कोई कंट्रोल स्टेशन में घुस गया तो नहीं घुस सकता, क्योंकि इस चारों तरफ से सील कंट्रोल स्टेशन में सिर्फ एक ही घुसने का रास्ता है और उस पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा लगा है जो सिर्फ एक खास कोड वर्क से ही खुल सकता है। यानी इस स्टेशन में गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं है, फिलहाल तो नहीं। तो फिर आओ घर चलकर सोचते हैं कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। और इसी वक्त राजनगर के एक दूसरे हिस्से में यानी तुम हमको काम बाद में बताओगे, ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारा काम कर देंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा एक ऐसी आधुनिक शस्त्रों का एक बड़ा जखीरा जिनको धरती का बड़े से बड़ा अस्त्र भी हरा नहीं सकता। तो क्या ये हथियार धरती के बाहर के हैं? कौन हो तुम? इन सवालों का जवाब ढूंढकर अपना समय व्यर्थ मत करो। काम हो जाने के बाद भी ये हथियार तुम्हारे पास ही रहेंगे और इनसे तुम चाहो तो धरती पर राज कर सकते हो और चाहो तो धरती को नष्ट कर सकते हो। तुम किस काम की इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हो? इमेज, तुम मेरे को इमेज कह सकते हो और काम समय आने पर बता दिया जाएगा, तब तक इंतजार करो। और स्पेसशिप में हमारा दूसरा भीषण वार भी बेकार हो गया। अब तक के हमारे दोनों तरीके पृथ्वी के इतिहास में से लिए हुए थे, इसलिए इन हमलों को रोकने में पृथ्वीवासी सफल रहे। अब हमको कोई ऐसा जबरदस्त हमला सोचना पड़ेगा जो पृथ्वीवासियों में कभी देखा ही नहीं था, जिससे वे कभी लड़ ही नहीं सकते हों। आपने एक बात का ध्यान दिया नंबर 1? हमारा रास्ता 3 बार रोका गया है। पहली बार इमेज की, दूसरी बार आदिमानवों की और तीसरी बार इस बर्बर सेना की। और तीनों ही बार हमारा रास्ता काटने वाले ये दोनों पृथ्वीवासी ही थे। इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था नंबर 2। हम लोग को इन दोनों पर नजर रखनी होगी ताकि ये इस बार हमारी योजना पर पानी ना फेर सकें। मैं रखता हूँ। और राजनगर में कहो भारती बोर तो नहीं हुई? बोरियत कैसी, मैं तो श्वेता की वीडियो गेम खेलते हुए देख रही थी। कमाल का खेलती है। टिन टिन टिन। अरे 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 अरे, ये लेजर तोप कहाँ से आ गई? वो मारा, खत्म हो गई लेजर तोप भी। श्वेता इज ग्रेटेस्ट। अब ये टेन टेन पोपो पोपो बंद कर श्वेता और मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ओफो, ठीक है, मैं गेम को पॉज पर कर देती हूँ
और इसी वक्त रीचा उर्फ ब्लैक कैट के ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में मेरी किस्मत में शायद शनि की दशा चल रही है। डॉक्टर भंडारी का जो मैग्नेटिक रेजोनेटर मेरे स्नायु तंत्र की बीमारी को रोक सकता था, वह ब्लास्टो ने नष्ट कर दिया। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें ध्रुव सीरीज का कमांडर नताशा। लेकिन उससे मिलता जुलता कोई न कोई यंत्र तो दुनिया में कहीं न कहीं पर होगा ही, और इंटरनेट से मुझे उस जगह की जानकारी मिल सकती है क्योंकि पूरी दुनिया के सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर बैंक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ हाथ लग गया तो ठीक है, वरना मरना तो है ही। रचना अपनी परेशानियों से जूझ रही थी और कोई और अपनी परेशानियों से। सोचो सोचो नंबर 2, कोई अनोखा तरीका सोचो राजनगर को तबाह करने का। अरे जब हम राजनगर को तबाह नहीं कर पा रहे तो लंदन और न्यूयॉर्क को कैसे तबाह करेंगे। नंबर 1, इधर देखिए, यह वह मॉनिटर है जो नागराज और ध्रुव नामक पृथ्वीवासियों के हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। देखिए इस वक्त उस पर क्या आ रहा है। अरे इस मॉनिटर की स्क्रीन पर तो अजीबोगरीब सी तस्वीर आ रही है। नंबर 2, ऐसा दृश्य तो मैंने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा। यह कोई सही दृश्य नहीं है। नंबर 1, यह वीडियो गेम है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक खेल है जिस पर पृथ्वीवासी भविष्य के खेल खेलते हैं। भविष्य के खेल? वाह, अगर ये खेल वास्तविक होकर राजनगर में उतर जाए तो क्या होगा। नंबर 2, तबाही। नंबर 1, तो तुम तुरंत इस वीडियो गेम कैमरों की नकल करके इस आकृति को किरण के द्वारा राजनगर में भेजने की व्यवस्था करो। अभी करता हूं नंबर 1, लेकिन एक समस्या है। उन दोनों खतरनाक पृथ्वीवासियों को कंट्रोल स्टेशन पर शक हो गया है। अगर राजनगर में वीडियो आकृतियों के उतरने के बाद उन दोनों ने कंट्रोल स्टेशन को तोड़ने की कोशिश की तो इसी स्थिति के लिए इमेज की दुष्ट प्रवृत्ति वाले पृथ्वीवासियों को ढूंढ रखा है। अब हम रोबो और नताशा नाम के उन पृथ्वीवासियों का इस्तेमाल कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए करेंगे। अगर ध्रुव और नागराज वहां पहुंच गए तो उनको रोबो का मुकाबला करना पड़ेगा जो हमारे हथियारों से लैस होंगे। इमेज को मैसेज भेज दो, वह रोबो को कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और उसके बाद शुरू कर दो राजनगर की तबाही का सिलसिला। राजनगर में धीरे धीरे शाम घिरने लगी थी। दोनों जरा कंट्रोल स्टेशन से होकर आते हैं ध्रुव, हमारे गार्ड्स वहां पहुंचने वाले ही होंगे। हाँ, कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लगेगा ही। इस वक्त ट्रैफिक भी काफ़ी होगा। ये भैया और मिस्टर राज अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझते हैं? जरा से बाल सीधे कर लिया तो और चश्मा लगा लिया तो समझ बैठे कि श्वेता नागराज को पहचान ही नहीं पाएगी। लेकिन श्वेता सिर्फ श्वेता ही नहीं, चंडिका भी है, और चंडिका से छिपना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों अभी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं राजनगर की तबाही के दूसरे भाग में। धन्यवाद।